दोस्तों इजी वे लर्निंग चैनल पर एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पर्यावरण और उससे संबंधित प्रमुख प्रभावों की चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्राथमिक वायु प्रदूषक किसे कहते हैं? वह वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं प्राथमिक वायु प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि। द्वितीयक वायु प्रदूषक किसे कहते हैं? ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं द्वितीयक प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे ओजोन, पैन परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट आदि। स्मॉग शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? सर हेनरी एंटोनी ने सबसे पहले स्मॉग शब्द का प्रयोग किया था। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पश्चिमी क्षेत्र द्वारा कहाँ पर भारत की पहली खनिजों की कोर लाइब्रेरी स्थापित की गई है? अकवाली गांव, झुंझुनू, राजस्थान। पोल्यूशन शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? पोल्यूशोनम से हुई है। ओडम द्वारा प्रदूषकों को किन दो वर्गों में विभक्त किया गया है? जैव अपघटनीय और अनअपघटनीय प्रदूषक। वायुमंडल में CO2 की मात्रा 0.03% है और आर्गन की मात्रा 0.93% है। धान के खेतों तथा जुगाली करने वाले पशुओं से कौन सा प्रदूषक उत्सर्जित होता है? मीथेन उत्सर्जित होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का सर्वाधिक उत्पादन होता है परिवहन से 76%। स्टोन लेप्रोसी किसे कहते हैं? अम्ल वर्षा के कारण प्राचीन भवन तथा मूर्तियों के गलने की संज्ञा स्टोन लेप्रोसी कहलाती है। एरोसोल नामक कण के वायु प्रदूषक का आकार कितना होता है? 1 से 10 माइक्रोन। दम घोटू गैस किस गैस की उपमा है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को दम घोटू गैस कहते हैं। कौन सा गैसीय वायु प्रदूषक हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम कर देता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन परत को पतली करती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। प्रकाश रासायनिक स्मॉग में किन गैसों का सम्मिलित किया जाता है? प्रकाश रासायनिक स्मॉग में नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन तथा पैरोक्सिल एसिटिल नाइट्रेट को सम्मिलित किया जाता है। पार्थेनियम गाजर घास के परागकण में कौन सा रोग होता है? इससे चर्म रोग एवं दमा होता है। लाइकेंस किस प्रकार के प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक होते हैं? लाइकेंस वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक होते हैं। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में घटित हुई थी। किस गैस रिसाव के कारण हुआ था यह भोपाल गैस त्रासदी? भोपाल गैस त्रासदी घटना 1984 में हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण। इटाई रोग किसके कारण होता है? इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है। विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित देश पाकिस्तान है। इसमें 2017 का आंकड़ा दिया गया है। परीक्षा में जाने इसमें वर्तमान आंकड़ा अवश्य देख लें। विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर जयबोल, ईरान। ये भी 2017 के आंकड़ा है। परीक्षा के समय जो है वर्तमान आंकड़ा करंट अफेयर्स के साथ देख सकते हैं। भारत में सीसा रहित पेट्रोल पहली बार भारत के 4 महानगरों में कब शुरू किया गया? 1995 में। भारत सरकार द्वारा कब BS4 मानक के स्थान पर BS6 मानक लागू करने का निर्णय किया गया है? वर्ष 2020 से। ध्यान दें, लाइकेंस के बारे में सबसे एक महत्वपूर्ण जानकारी। लाइकेंस वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक होते हैं। यह निम्न श्रेणी के छोटे वनस्पतियों का समूह होता है जो विभिन्न प्रकार के आधारों पर उगे हुए पाए जाते हैं। यह वायु प्रदूषण के प्रति संवेदी होते हैं, इसलिए यह नगरों के समीप नहीं पाए जाते हैं। प्रथम तथा द्वितीयक सर्वाधिक महत्वपूर्ण वायु प्रदूषक किसे माना जाता है? प्रथम वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड को और द्वितीय सर्वाधिक प्रदूषक सल्फर डाइऑक्साइड को माना जाता है। क्रैकिंग गैस किसे कहते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड को क्रैकिंग गैस कहते हैं। ओजोन परत सामान्यतः किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत सामान्यतः समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव क्रमशः किस अंश में प्रदर्शित होता है? कार्बन डाइऑक्साइड 55%, CFC 24%, CH4 मीथेन 15%, N2O 6%। सीसा रहित पेट्रोल में उचित ऑक्टेन मान प्राप्त करने के लिए क्या मिलाया जाता है? बेंजीन, टायलुइन और जाइलिन मिलाया जाता है। बेंजीन के कारण किस रोग की संभावना सर्वाधिक होती है? रक्त कैंसर के कारण। बेंजीन के कारण किस रोग की संभावना अधिक होती है? रक्त कैंसर की।
हरित डीजल में सल्फर की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? हरित डीजल में सल्फर की 0.001% मात्रा पाई जाती है। हरित डीजल किस यूरो मानक का डीजल है? यूरो 4 मानक का डीजल है। भूमिगत जल के प्रमुख प्रदूषक तत्व कौन से हैं? आर्सेनिक और फ्लोराइड। कोयला उद्योग में संलग्न लोगों को सामान्यतः कौन सी बीमारी हो जाती है? न्यूमोकोसिस नामक बीमारी हो जाती है। कोयला उद्योग में संलग्न लोगों को सामान्यतः न्यूमोकोसिस नामक बीमारी हो जाती है। पश्चिम बंगाल के किन 4 जिलों में आर्सेनिक की मात्रा भूमिगत जल में मानक स्तर से अधिक पाई गई है? मुर्शिदाबाद, नादिया, उत्तरी तथा दक्षिणी 24 परगना में। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में कई गांवों का जल प्राकृतिक रूप से किस तत्व की अधिकता कारण प्रदूषित है? फ्लोराइड। WHO के अनुसार प्रति लीटर जल में फ्लोराइड की कितनी मात्रा स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं है? 0.01 मिलीग्राम प्रति लीटर जल। फ्लोराइड के दुष्प्रभाव से होने वाली बीमारी कौन सी है? फ्लोरोसिस। पिगोबियन कर लगाया जाता है प्रदूषण फैलाए जाने के कारण। भारत में प्राय सभी अपमार्जक में किसकी अधिकता पाई जाती है? भारत में प्राय सभी अपमार्जकों में फास्फेट की अधिकता पाई जाती है। कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए अपमार्जकों में मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम ट्राइपॉलीफास्फेट का उपयोग किया जाता है कठोर जल को मृदु बनाने के लिए। किस उद्योग में संलग्न लोग बिसनोसिस रोग से ग्रस्त हो जाते हैं? कपड़ा उद्योग में संलग्न लोग बिसनोसिस रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। जीवाणुओं का कौन सा विभेद पेट्रोलियम तेल अधिप्लावों का उपचार करने में सक्षम है? स्यूडोमोनास प्रजाति के जीवाणु। पीने योग्य पानी में आर्सेनिक की अधिकतम अनुमेय मात्रा कितनी है? 0.05 मिलीग्राम प्रति लीटर। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन से हैं? आर्सेनिक। पारंपरिक उपचार के बाद पीने योग्य जल किस ग्रेड में रखा गया है? वर्ग सी में। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन कब किया गया? 1985 में। जीवनदायिनी गंगा के तटीय क्षेत्र के भूमिगत जल में कौन सी जानलेवा तत्व की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? आर्सेनिक। बिहार राज्य के आधे से अधिक जिलों के भूगर्भीय जल में किस तत्व की मात्रा अत्यधिक है? फ्लोराइड और आयरन की। जल में कार्बनिक यौगिकों का मापन सामान्यतः किससे किया जाता है? क्रोमेटोग्राफी से। किस परीक्षण द्वारा जल में उपस्थित जैव ऑक्सीकरण कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज्ञात की जाती है? BOD। ब्लैकफुट नामक बीमारी का कारण क्या है? आर्सेनिक की अधिकता होती है। जलीय विषैले पदार्थों के अवशोषक के रूप में जलकुंभी को जाना जाता है। ऑयल जैपिंग किस प्रकार के प्रदूषण को नियंत्रित करता है? तेल अधिप्लाव को नियंत्रित करता है। वाहित मल के पुनः चक्रण द्वारा शुद्धिकरण के लिए क्रियाशील होते हैं सूक्ष्म जीव। दोस्तों, क्या आप जानते हैं पेयजल में 20 ppm तक नाइट्रेट आयन की मात्रा हानिकारक नहीं होती है? जब वयस्क शरीर की अधिकतम सहन सीमा 45 ppm है। इससे अधिक होने पर मिथेमोग्लोबिनेमिया नाइट्रेट साइनोसिस नामक बीमारी हो जाती है, विशेषकर बच्चों में। इससे ऑक्सीजन का प्रवाह रुक जाता है, फलस्वरूप शरीर नीला पड़ जाता है तथा बच्चों की मृत्यु हो जाती है। इस रोग को ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। पेपर में पूछा जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होता है? तो दोस्तों, पेयजल में यदि नाइट्रेट आयन अधिक मात्रा में हो जाते हैं तो इससे ब्लू बेबी सिंड्रोम विशेषकर बच्चों में होने की संभावना बढ़ जाती है। प्रदूषित जल के कारण संक्रामक रोगों तथा कई प्रकार के खतरनाक रोगों के होने का खतरा रहता है, जैसे हैजा, तपेदिक, पीलिया, अतिसार, मियादी ज्वार, पैराटाइफाइड, पेचिश आदि। एस्बेस्टस के रेशे से युक्त जल के सेवन से एस्बेस्टोसिस रोग हो जाता है। पारा युक्त जल पीने से मिनीमाटा रोग हो जाता है। और 1956 ईस्वी में पारा युक्त मछलियों के सेवन से जापान में इस रोग के कारण अनेक लोगों की मौत हो गई। सन 1974 में भारत सरकार ने जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को पारित किया और जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए पहल किया, जिसे 1988 में पुनः संशोधित किया गया। बायोगैस में किस गैस की अधिक मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है प्रतिशत में? मीथेन गैस। बायोगैस में सर्वाधिक मीथेन होती है 60%। उत्तर प्रदेश में जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए अवशेष नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1955 में। कृषि में विभिन्न किस्मों के उर्वरक NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम
एनपीके उर्वरकों का उपयोग एक संतुलित अनुपात में किया जाता है। भारत में यह मानक अनुपात है 4:2:1। पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है? 16 होती है। उत्तर प्रदेश का कौन सा भाग मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? दक्षिण पश्चिमी भाग। क्षारीय मृदाओं में किस तत्व का अभाव होता है? क्षारीय मृदाओं में कैल्शियम तथा नाइट्रोजन का अभाव होता है। मृदा संगठन में ह्यूमस की मात्रा कितनी पाई जाती है? 5 से 10%। नहर सिंचाई क्षेत्र में किस प्रकार की मृदाएं समस्याएं उत्पन्न होती हैं? ऊसर भूमि की समस्या। पीट तथा दलदली मृदाएं किस स्वभाव की होती हैं? अम्लीय। भारत में अवनलिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा? मालवा का चंबल नदी बाह्य क्षेत्र। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना की गई। जैव रसायनों को रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। मृदा प्रदूषण को रोकने के लिए और उसकी उर्वरता बनाए रखने के लिए राइजोबियम जैसे जैव उर्वरकों के प्रयोग हेतु किसानों को प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे मृदा की उर्वरता शक्ति में वृद्धि हो सके। डीडीटी ने हानिकारक रसायनों को प्रतिबंधित किया जाता है। लवणता की अधिकता वाले मृदा के सुधार के लिए वैज्ञानिकों के सुझाव के अनुसार जिप्सम तथा पायरेट्स जैसे रासायनिक मृदा सुधारकों का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि तीव्रता की सामान्य मापन इकाई डेसिबल है, यानी ध्वनि तीव्रता को डेसिबल में नापते हैं। सामान्य बातचीत की ध्वनि की तीव्रता 60 डेसिबल होती है। ध्वनि की आवृत्ति किस मापन इकाई में मापी जाती है? हर्ट्ज में। मानव की श्रव्य परास कितनी है? 20 से 20,000 हर्ट्ज। श्रव्य परास से अधिक आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं? पराश्रव्य कहते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में दिन के समय निर्धारित ध्वनि तीव्रता स्तर कितना है? 75 डेसिबल। आवासीय क्षेत्र में स्वीकार्य मानक ध्वनि तीव्रता दिन में 55 डेसिबल है। किस तीव्रता की ध्वनि तरंग श्रवण शक्ति में ह्रास उत्पन्न करती है? 90 डेसिबल। ध्वनि का संचरण द्रव की अपेक्षा ठोस में और गैस की अपेक्षा किसमें अधिक होता है? द्रव में। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ध्वनि की उच्चता का स्तर दिन तथा रात्रि में कितना नियत किया गया है? दिन में 45 डेसिबल और रात में 35 डेसिबल निश्चित किया गया। पुलिस रेगुलेशन एक्ट 1861 के तहत किसे त्योहारों और उत्सवों के अवसर पर बजने वाले संगीत की तीव्रता को नियंत्रित करने का अधिकार दिया गया? पुलिस अधीक्षक एसपी को। क्या ध्वनि वेग पर तापक्रम का प्रभाव पड़ता है? हाँ, 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की वृद्धि पर ध्वनि का वेग 60 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की वृद्धि होती है। पराश्रव्य ध्वनि अल्ट्रासोनिक वेव्स किसे कहते हैं? 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति को की ध्वनि तरंगों को पराश्रव्य तरंगें कहते हैं। समुद्र की गहराई मापने, सिग्नल देने एवं छिपी हुई वस्तुओं का पता लगाने में किस ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि का वेग अधिकतम कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि का अधिकतम वेग होता है। प्राथमिक और द्वितीयक प्रदूषक क्या होते हैं? प्राथमिक प्रदूषक वे प्रदूषक जो अपने मूल स्वरूप में ही रहकर प्रदूषण फैलाते हैं, प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे डीडीटी, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, प्लास्टिक, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, अमोनिया NH3, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2, कणीय पदार्थ PM, पर्टिकुलेट मटेरियल, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड आदि। द्वितीयक प्रदूषक क्या होते हैं? प्राथमिक प्रदूषकों की वातावरणीय पदार्थों से अंतरक्रिया से उत्पन्न प्रदूषक द्वितीयक प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे पेरोक्सिस्टिल नाइट्रेट PAN, पेरोक्सिस्टिल नाइट्रेट, ओजोन O3, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 आदि। सल्फर डाइऑक्साइड को प्राथमिक प्रदूषक में रखते हैं और सल्फर ट्राइऑक्साइड को द्वितीयक प्रदूषक के अंतर्गत रखा जाता है। वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होकर अपने विषाक्त प्रभाव को खो देते हैं, अपघटनीय प्रदूषक बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं, जैसे वाहित मल, सीवेज, जैव अवशिष्ट पदार्थ एवं कूड़ा करकट आदि। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78.09%, ऑक्सीजन 20.95%, ऑर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है। इसके अलावा
जल वाष्प, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, क्रिप्टॉन, नियॉन तथा जेनॉन आदि निष्क्रिय गैसें भी पाई जाती हैं। ओजोन संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु की चर्चा कर लेते हैं। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी गैस है। सामान्यतः पृथ्वी से 20 से 35 किलोमीटर के बीच इसकी सांद्रता सर्वाधिक है। ध्यातव्य है कि अंटार्कटिक क्षेत्र में ओजोन क्षेत्र के बनने का कारण विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र समताप मंडलीय बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बनों का अंतर्वाह है। वास्तव में ध्रुवीय समताप मंडलीय बादलों में उपस्थित नाइट्रिक अम्ल क्लोरोफ्लोरोकार्बन से अपक्रिया कर क्लोरीन का निर्माण करता है, जो कि ओजोन परत के प्रकाश रासायनिक विनाश के लिए उत्तरदायी है। ओजोन को नापने की इकाई डाप्सन है। 100 डाप्सन बराबर 1 मिलीमीटर के होता है। ओजोन की सांद्रता 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल के आयतन के संदर्भ में लगभग 10 ppm है। ओजोन की मात्रा सुबह 8 बजे से बढ़ना तथा शाम 6 बजे से घटना प्रारंभ होता है। ओजोन परत की मोटाई सितंबर माह से अक्टूबर माह के बीच ज़्यादा कमी आती है। यानी ओजोन परत की मोटाई में सितंबर माह से अक्टूबर माह के बीच अधिक कमी आती है। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC करती है। अन्य ओजोन रिक्तिकारक हैलोन्स तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुसार CFC, हैलोन तथा अन्य ओजोन रिक्तीकरण रसायनों जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड के उत्पादन पर रोक लगा दी गई है। उत्तरी गोलार्ध में ओजोन परत में सर्वाधिक कमी मार्च अप्रैल के महीने में देखी जाती है। भारत के श्रीनगर में ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक एवं त्रिवेंद्रम में सबसे कम है। ऐसे पदार्थ जो ओजोन की परत को कम से कम हानि पहुंचाते हैं ओजोन मैत्रीकारक पदार्थ, ओजोन फ्रेंडली सब्सटेंसेस कहलाते हैं, जैसे HCFC, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, HBFC, हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन, HFC 134A आदि। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रण में वृद्धि होने से हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट में वृद्धि होती है, जिस कारण निचले वायुमंडल एवं धरातली सतह के तापमान में वृद्धि हो जाती है, जिससे वर्षा तथा मृदा नमी में कमी, महासागरीय जल की अम्लता में वृद्धि, हिमटोपियां एवं महाद्वीपीय हिमनद का पिघलना आदि विनाशकारी घटनाएं होती हैं। ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा होने वाले वैश्विक तापन में लगभग 60% के लिए CO2 ही जिम्मेदार होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।